ट्रांसफर हो गया। शुरुआत में ही मुझे एकमात्र गुप्त प्रतिभा, हिडन टैलेंट, शाश्वत शक्ति, एटर्नल पावर मिली, जो मेरे क्षेत्र के सभी शाश्वत यूनिट्स को मिलने वाले किसी भी अल्पकालिक बूस्ट, अस्थायी सुधार को हमेशा के लिए स्थायी बना देती है। मैं दंग रह गया और फिर खुशी से चिल्ला उठा, बस एक बार कोई सपोर्ट स्किल लगाओ और फायदा हमेशा के लिए। यह तो बिल्कुल किसी हैक चीट कोड जैसा है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा रोमांच इस बात का था कि जिस बर्फीली दुनिया, आइस सर्वाइवल वर्ल्ड में हम आए थे, वह वही खेल था जो मैं पहले खेल चुका था। अपने गेमिंग अनुभव के दम पर मैं इस नए युग में दूसरों से मीलों आगे निकलकर अपनी किस्मत बदलने के लिए पूरी तरह तैयार था। तभी अगले ही पल मेरे पास एक महिला प्रकट हुई। वह कोई और नहीं बल्कि मेरे दिवंगत बॉस की मंगेतर लियू मुक्शुए थी। साथ ही सिस्टम ने घोषणा की कि गेम का फैमिली सर्वाइवल मोड शुरू हो रहा है। इस नए वर्जन में अधिकतम 4 लोगों का परिवार एक साथ ग्रुप बना सकता था, और जिनके पास कोई रिश्तेदार नहीं है, उन्हें पास के किसी भी व्यक्ति के साथ रैंडमली जोड़ दिया जाएगा। मुझे तुरंत समझ आ गया कि अपनी पिछली जिंदगी में मैं बॉस के अंतिम संस्कार के लिए भाभी लियू मुक्शुए को कार से लेने जा रहा था, और ठीक उसी वक्त गेम ने असल दुनिया पर कब्जा कर लिया, जिससे हम दोनों यहाँ साथ आ गए। तभी मेरा ध्यान क्लास सिलेक्शन पैनल प्रोफेशन चॉइस ने खींचा। खिलाड़ियों के पास चुनने के लिए 5 विकल्प थे: फेरम मैकेनिक, पोलर वॉरियर, फ्रोस्ट मेज, ऑरोरा नाइट, स्नो हंटर। अपने गेमिंग अनुभव से मैं जानता था कि इनमें सबसे शक्तिशाली फेरम मैकेनिक है, लेकिन वह गेम के अंतिम चरणों लेट गेम का क्लास है और शुरुआत में बेहद कमजोर होता है। दूसरी ओर पोलर वॉरियर और स्नो हंटर शुरुआत में तो अच्छे हैं, लेकिन बाद में बेअसर हो जाते हैं। बचे हुए विकल्पों में ऑरोरा नाइट एक सपोर्ट क्लास था जो टीम के काम आता है, जबकि फ्रॉस्ट मेज शुरुआत और अंत दोनों में बेहतरीन प्रदर्शन करता है। इसलिए मैंने बिना देर किए फ्रोस्ट मेज को चुना। सिस्टम नोटिफिकेशन, बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक अपना क्लास चुन लिया है। फ्रॉस्ट मेज की तत्वात्मीयता एलिमेंट एफिनिटी अनलॉक हो गई है और ठंड से लड़ने की क्षमता थोड़ी बढ़ गई है। शुरुआती उपकरण स्टोरेज बॉक्स में रख दिए गए हैं। रात होने में 4 घंटे और 32 मिनट का समय शेष है। इसके अलावा नौसिखिया सुरक्षा अवधि न्यूबी प्रोटेक्शन के दौरान बेस पर कोई मॉन्स्टर हमला नहीं होगा। सुरक्षा अवधि में अभी 5 दिन और 17 घंटे बचे थे, लेकिन इसे देखकर मेरे माथे पर शिकन आ गई। अभी तापमान -32 डिग्री था और रात होते होते यह 20 डिग्री और गिर जाता। इस कड़कड़ाती ठंड से बचने का मुख्य सहारा बोनफायर, कौड़ा और स्पिरिट ऑर्ब केबिन थे। लेवल 1 का बोनफायर 10 मीटर के दायरे में तापमान को 5 से 20 डिग्री तक बढ़ा सकता था, जो फिलहाल के लिए काफी था। लेकिन टूटे हुए स्पिरिट ऑर्ब केबिन को ठीक करने के लिए 10 पत्थरों और लकड़ियों की जरूरत थी। किस्मत से बोनफायर के पास ही सफेद पत्थरों और कटी हुई लकड़ियों का ढेर था। जैसे ही मैं उन्हें इकट्ठा करने बढ़ा, लियू मुक्शुए ने भी सिस्टम के संदेशों को समझ लिया और घबराकर पूछा, आशिंग, वह आवाज मुझे क्लास चुनने के लिए कह रही है, मुझे क्या चुनना चाहिए? मैंने सुझाव दिया, भाभी, आप ऑरोरा नाइट चुनिए। इस सलाह के पीछे मेरा अपना स्वार्थ था। ऑरोरा नाइट के पास गेम के अंत में कई शक्तिशाली बूस्ट स्किल्स होती हैं, जिनका असर बहुत कम समय के लिए होता है। लेकिन मेरी शाश्वत शक्ति के कारण वे सारे शॉर्ट टर्म बफ हमेशा के लिए स्थायी हो जाते। जरा सोचिए, स्थायी बफ से लैस सैनिकों की सेना कितनी खूंखार होगी। लियू मुक्शुए ने बिना कोई शक किए मेरी बात मान ली, क्योंकि इस अनजान दुनिया में मैं ही उसका इकलौता परिचित था। इसके बाद मैंने शुरुआती सप्लाई बॉक्स खोला, जिसमें से ब्रेड, पत्थर की कुल्हाड़ी और पत्थर का हथौड़ा जैसी चीजें मिली। मैंने तुरंत सामान समेटा और स्पिरिट ऑर्ब केबिन की मरम्मत शुरू कर दी। लियू मुक्शुए भी मदद करना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे बोनफायर को अपग्रेड करने के लिए सामान जुटाने भेज दिया। जल्द ही बोनफायर लेवल 2 का हो गया
और उसकी गर्मी का दायरा बढ़कर 20 मीटर हो गया। इसी के साथ स्पिरिट ऑर्ब केबिन भी बनकर तैयार हो गया। सिस्टम नोटिफिकेशन, टेरिटरी इंटरफेस अनलॉक हो गया है। अब आप बुनियादी ढांचे का निर्माण कर सकते हैं। चूंकि आप पूरे सर्वर में स्पिरिट ऑर्ब केबिन बनाने वाले पहले जीवित बचे व्यक्ति हैं, इसलिए आपको पुरस्कार के रूप में स्किल बुक आइस हीलिंग दी जाती है। आइस हीलिंग मानसिक शक्ति की खपत कर लक्ष्य को 3 सेकंड तक हर सेकंड अपनी मानसिक शक्ति का 0.8 गुना स्वास्थ्य HP वापस देती है। इस दुनिया में स्किल बुक्स बहुत दुर्लभ थीं, इसलिए यह मेरे लिए एक अप्रत्याशित जैकपॉट था। इसके बाद मैंने अपना पर्सनल पैनल खोला और कंस्ट्रक्शन इंटरफेस में पोलरमैन कैबिन को चुना। इस केबिन में भोजन देकर काम करने के लिए पोलरमैन को बुलाया जा सकता था। इसकी क्षमता 4 लोगों की थी और इसे ठीक करने में 45 मिनट का समय लगना था। ज्यादा लोग मिलकर समय कम कर सकते थे। गेम के अनुभव के अनुसार सबसे सही रणनीति पहले पोलरमैन कैबिन बनाना ही थी। मैंने लियू मुक्शुए को भी साथ लगाया और जल्द ही वह केबिन तैयार हो गया। सिस्टम नोटिफिकेशन, आप पूरे सर्वर में पोलरमैन केबिन बनाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। पुरस्कार के रूप में आपको 50 ब्रेड दिए जाते हैं। मैं खुशी से उछल पड़ा। एक पोलरमैन को काम पर रखने के लिए 5 फूड यूनिट्स की जरूरत थी और इस इनाम के बाद मैं बिना किसी तनाव के पूरे 4 मैंने यह पुरस्कार पहले ही 4 बेस कैंपर्स शिविरार्थियों को दे दिया है। अब कोई दबाव नहीं है। हालांकि उन बेस कैंपर्स के अपने खुद के नाम हैं, लेकिन एक अच्छे काम के लिए मैं उन्हें नया नाम दूंगा, बिग, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। मैंने बिल्डिंग का पैनल भी चेक किया है। इसका उपयोग जलाऊ लकड़ी के चूल्हे, अस्तबल, फार्म हाउस और सिलाई की दुकानों जैसी संरचनाएं बनाने के लिए भी किया जा सकता है। लेकिन इन सब में बहुत सारे संसाधनों रिसोर्सेस की आवश्यकता होती है। इसलिए मैंने बिग और सेकंड को पेड़ काटने और लकड़ी लाने के लिए कहा और थर्ड और फोर्थ को पत्थर लाने के लिए कहा। जहां तक लियू मुक्स्यू और मेरी बात है, हमने मौजूदा सामग्रियों का उपयोग करके अलाव बॉनफायर को लेवल 3 पर अपग्रेड किया और अंदर जलाऊ लकड़ी के चूल्हे और साधारण फर्नीचर बनाए। यह सब करने के बाद मैंने एक गहरी सांस ली, चैट पैनल चेक किया और वर्ल्ड चैनल पर क्लिक किया। मैंने देखा कि लगभग हर कोई इस नई दुनिया के भ्रम और उलझन के बारे में शिकायत कर रहा था। मैंने सोचा, ऐसा लगता है कि किसी ने कभी यह गेम खेला ही नहीं है। इसी समय अचानक बेस कैंप के बाहर से सेकंड की आवाज सुनाई दी। उसने मुझे यानी सेकंड को खुद से बातें करते हुए देखा। मेरे आका, माय लॉर्ड, बेस कैंप के बाहर जंगल में एक बड़ा सांप है। बिग को वह बस काटने ही वाला है। मैंने बिग के पैनल पर क्लिक किया और देखा कि उसकी लाइफ वैल्यू HP आधी हो गई थी और वह जहर के असर पॉइजन स्टेटस में था। लेकिन मैंने एक गहरी सांस ली। जब तक लियू मुक्स्यू लेवल 1 में एक प्यूरिफिकेशन ट्री शुद्धिकरण वृक्ष लगा सकती है। तब लियू मुक्स्यू ने कहा, मैं तुम्हें पवित्र अरोरा, होली अरोरा का आशीर्वाद देती हूँ, और तुरंत बिग को ठीक कर दिया। मैंने उसी समय बिग के सिर के ऊपर हरे रंग में +2 फीट का नंबर तैरते हुए देखा। इसके साथ ही सिस्टम ने संकेत दिया कि इलाज सफल रहा। इटर्नल पावर, शाश्वत शक्ति की क्षमता सक्रिय हो गई थी। वह क्षमता अब एक स्थायी अवस्था परमानेंट स्टेट में बदल गई थी। मैं चौंक गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इलाज एक स्थायी बढ़त परमानेंट इंक्रीज में बदल जाएगा। लेकिन मैं फिर से उत्साहित हो गया। इसका मतलब है कि बिग अब असीमित HP, इन्फिनिट HP वाला एक फ्रंट रो अग्रिम पंक्ति का योद्धा बन गया है।
वह अजेय इनविंसिबल है। और बिग ने अपने शरीर में शक्ति को महसूस किया और सम्मानपूर्वक कहा, धन्यवाद आका। आपकी शक्ति वास्तव में महान है। इसके बाद सिस्टम ने संकेत दिया कि बिग की वफादारी 70 से बढ़कर 80 हो गई है। मैं सोच रहा था कि क्या यह इलाज मुझ पर और लियू मुक्स्यू पर भी इसी तरह काम कर सकता है। फिर मैंने लियू मुक्स्यू पर एक हीलिंग ट्री उपचार वृक्ष फेंका। उम्मीद के मुताबिक सिस्टम ने फिर से संकेत दिया कि हीलिंग ट्री एक स्थायी अवस्था में बदल गया है। लियू मुक्स्यू और मैं चौंक गए। यह क्षमता बहुत शक्तिशाली है। फिर मैंने खुद का इलाज करने की योजना बनाई। लेकिन एक पल के लिए मेरा दिमाग चकरा गया। मैं समझ गया कि यह मेरी मानसिक शक्ति मेंटल स्ट्रेंथ की सीमा थी। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस उस बड़े सांप से निपटने के लिए असीमित एचपी वाले बिग को पहले ले गया। जब मैं उस जगह पर पहुंचा तो मैंने उस जहरीले सांप की जानकारी भी देखी। यह एक लेवल 2 का मॉन्स्टर राक्षस जीव था। कोई आश्चर्य नहीं कि बिग और अन्य लोग पहले इसे हरा नहीं सके थे। लेकिन अब मेरे सामने असीमित एचपी वाला बिग था। मैंने उसे कुछ ही समय में मार डाला। मैंने सफलतापूर्वक जहरीले सांप को मार डाला। आपको 30 एक्सपीरियंस पॉइंट्स एक्सपी मिले। बधाई हो। आप इस क्षेत्र में किसी जंगली मॉन्स्टर को मारने वाले पहले व्यक्ति हैं। फर्स्ट किल रिवॉर्ड प्रथम वध पुरस्कार प्राप्त करें। द स्नेक ट्राइब प्रीस्ट रिक्रूट स्क्रॉल सांप जनजाति के पुजारी को भर्ती करने का स्क्रॉल। आप अपनी लड़ाई में मदद के लिए एक लेवल 5 के स्नेक ट्राइब प्रीस्ट को बुला सकते हैं। यह देखकर मैंने तुरंत इसका उपयोग करना चुना। तभी मैंने अपने सामने एक सुंदर नागिन सांप को प्रकट होते देखा। प्रिय आका, स्नेक ट्राइब प्रीस्ट एलेना आपकी सेवा में हाजिर है। मैंने एलेना का पैनल चेक किया। भगवान की लीला फिर से शुरू हो गई। एलेना के पास वास्तव में 2 बफ स्किल्स सहायक क्षमताएं थीं। स्पिरिट आर्मर अस्थायी रूप से उसके अपने लिए या उसके सहयोगियों के लिए 10 अतिरिक्त आर्मर कवच प्रदान कर सकता है। स्नेक ट्राइब मैडनेस स्पिरिट आर्मर 60 सेकंड में मूवमेंट स्पीड गति और अटैक स्पीड को 20% बढ़ा सकता है। और जब तक बफ का प्रकार बढ़ता है यह मेरी इटर्नल पावर के साथ हमेशा के लिए मौजूद रह सकता है। मैंने तुरंत एलेना को मुझ पर इन दोनों कौशलों स्किल्स का उपयोग करने के लिए कहा। मेरे सहित सभी ने एक पल में इन दोनों कौशलों के स्थायी बफ स्टेटस स्थायी प्रभाव का आनंद लिया। मैंने उसी समय एलेना को एक स्थायी आइस हीलिंग बर्फ उपचार भी दिया। मैं एलेना की भी वैसी ही ताकत महसूस कर सकता हूँ। यह अद्भुत है। प्रिय आका, आपकी शक्ति वास्तव में अकल्पनीय है। मैंने सिर हिलाया और जहरीले सांप के शरीर के टुकड़े किए। मुझे एक दिमाग मिला जो हथियार की अटैक स्पीड को बढ़ा सकता है और सांप के मांस के 17 टुकड़े मिले। जब मैंने सांप का मांस देखा तो मेरी आंखें आंसू से भर गईं। मैंने लंबे समय से मांस नहीं खाया था। अगर कोई मुझे मांस का एक टुकड़ा भी खाने दे तो मैं उसके लिए अपनी जान देने को तैयार हूं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर मैं कड़ी मेहनत करूंगा तो आज रात सभी लोग मिलकर स्नेक सूप सांप का सूप पी सकेंगे। फिर मैं कैंप वापस गया और सान झुआंगजी ने मुझे रिपोर्ट दी। प्रिय आका, हमें एक छोटा कोयले का खदान मिला है। लेकिन वहां 2 स्नो वोल्व्स बर्फ के भेड़िए पहरा दे रहे हैं। मेरी पास से देखने की हिम्मत नहीं हुई। जब मैंने कोयले की खदान के बारे में सुना तो मैं हैरान रह गया। कोयला एक ऐसी सामग्री है जो लकड़ी से अधिक उन्नत एडवांस्ड है। कोयले की गर्मी से लकड़ी का उपयोग अन्य सुविधाएं बनाने के लिए किया जा सकता है। फिर मैंने स्नो वोल्फ की ताकत के बारे में पूछा।
सान जुआंगजी ने कहा कि यह शायद उस जहरीले सांप से भी ज्यादा मजबूत था। मैंने सिर हिलाया। यह लगभग लेवल 3 या 4 का मॉन्स्टर है। अब मेरे पास लेवल 5 की एलेना है। यह कहा जा सकता है कि मेरे पास लड़ने की ताकत है। मैंने कहा कि सान जुआंगजी और सी जुआंगजी ने अच्छा काम किया है। मैं आज रात दोनों को मांस दूंगा। फिर मैं तुरंत दूसरों को लेकर खदान की ओर चल पड़ा। जब मैं खदान के पास पहुंचा, तो मैंने खदान की जानकारी देखी। इसके साथ ही मैंने उन दो स्नो वोल्व्स को भी देखा। पैनल ने याद दिलाया कि सामने वाला लेवल 3 का मॉन्स्टर है। हालांकि यहाँ हम सभी के पास असीमित एचपी और अद्भुत रक्षा डिफेंस थी। एलेना के अलावा लड़ाई की शुरुआत में ही खेल खत्म नहीं हुआ। आपकी लीडर एलेना ने स्नो वोल्फ को मार डाला और 40 एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल किए। सिस्टम ने संकेत दिया कि आपने 20 एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल किए और लड़ाई खत्म हो गई। मैंने दोनों स्नो वोल्व्स की लाशों के फिर से टुकड़े किए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार फिर से फायदा होगा। वहां न केवल भेड़िए की 2 हरी खालें थीं, बल्कि 134 भेड़िए का मांस, भेड़िए की हड्डियां और भेड़िए के दांत भी थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां एक नीला समन स्क्रॉल बुलाने का स्क्रॉल था जिसे डबल वुल्फ नाइट कहा जाता है। डबल वुल्फ नाइट समन स्क्रॉल तुरंत एक लेवल 10 के मजबूत डबल वुल्फ नाइट को बुला सकता है। लेकिन उससे पहले कृपया सुनिश्चित करें कि आपके पास पर्याप्त भोजन हो। मैंने अभी अभी लेवल 5 की एलेना को बुलाया था। अब यहाँ एक लेवल 10 का डबल वुल्फ नाइट है। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि अब हमारी तरक्की तय है, टेक ऑफ। और भेड़िए की खाल वह कच्चा माल है जिसका उपयोग एंटी फ्रीज ठंड से बचाने वाले कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। इसने मेरे और लियू मुक्स्यू के बीच की समस्या को हल कर दिया। मैंने लियू मुक्स्यू पर भेड़िए की एक खाल डाल दी जो ठंड से कांप रही थी। लियू मुक्स्यू इस पल मेरे प्रति आभारी थी। मैं मुस्कुराया और अपने सामने की खदान पर कब्जा करना शुरू कर दिया। सफलतापूर्वक कब्जा करने के क्षण में सिस्टम ने मुझे याद दिलाया कि मुझे एक ब्रॉन्ज चेस्ट कांस्य तिजोरी बक्सा मिला है। उसी समय सिस्टम की आवाज फिर से गूंजी, चूंकि आप संसाधन बिंदु रिसोर्स पॉइंट पर कब्जा करने वाले पहले उत्तरजीवी सर्वाइवर हैं, इसलिए आपको एक पर्पल आर्मर, बैंगनी कवच, एक प्राचीन हथियार, एक बैरेट शर्ट और 12.7 बारूद से पुरस्कृत किया जाएगा। मैंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं। यह वास्तव में मैंने बैरेट गन गलत तो नहीं सुना, है ना?